फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि सोम, चाणक्य सिविल एकेडमी। हम लोग चल रहे हैं ज्योग्राफी क्लास में, और ज्योग्राफी में जो हमारी क्लास चल रही है उसमें हम चल रहे हैं भारतीय बांध हो चुके हैं आज हमारे। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे भारत में जल ग्रहण व्यवस्था। आज हम भारत में स्टार्ट करने वाले हैं भारत में जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र यानी भारत में जो सिंचाई के लिए, यानी जिसे हम वाटर रिसोर्सेज सिस्टम बोलते हैं, भारत में सिंचाई के लिए कौन सी नदियों से, कौन सी नदियां हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्ष में जल लेकर आती हैं, जल प्रवाह करके ले जाती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में नदी जो है हमारी गंगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, जिसे हम कहते हैं, जो हमारी इकोनॉमी को चलाती है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, थोड़ा सा बना देते हैं ऊपर से। देखिए, जैसे हमारे यहाँ से गंगा आती है, तो उत्तर भारत में गंगा नदी सिंचाई व्यवस्था के लिए है। गंगा है, इधर यमुना आती है इसके पीछे, और मालवा के पठार से कई नदियाँ हैं, जैसे चंबल, बेतवा, सिंध, केन, टोन, सोन। ठीक है ना, इधर हमारी अमरकंटक से निकल आती है नर्मदा, और बैतूल के पठार से निकल आती है ताप्ती। इधर महानदी जा रही है, इससे हुगली निकली हुई है, यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर है। यानी ये हमने नदियों का चैप्टर आपको पहले बताया है, आप इसी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि नदियों को हमने किस प्रकार से बताया। जैसे ब्रह्मपुत्र आ गई आपकी, तो इन नदियों के द्वारा, कुओं के द्वारा, तालाबों के द्वारा या ट्यूबवेलों के द्वारा हम सिंचाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि सिंचाई व्यवस्था जो है, पहले हमारे प्राचीन भारत में इस तरह से नदियों से चलती थी, अब नदियों के द्वारा, तालाबों के द्वारा, ट्यूबवेलों के द्वारा चलती है। तो चलिए आइए देखते हैं दुनिया में जल ग्रहण क्षेत्र में। आप नई नई चीजें हो रहे हैं दुनिया में जल ग्रहण क्षेत्र में, जल ग्रहण क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान, चौथा स्थान है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का हमारे इसमें चौथा स्थान है। लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थान, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे ज्यादा लंबाई है, साल में सबसे ज्यादा जल बहाकर ये अपने साथ लेकर आती है। ये तिब्बत से, चाइना से होती हुई आती है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा स्थान है। अब लिखेंगे, देखिए, भारत में सबसे बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा स्थान प्रवाह के हिसाब से है। लेकिन अगर भारत में सबसे ज्यादा जल ग्रहण की बात करें, तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र हमारा गंगा नदी है। देखिए कौन सी है, देखिए भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा पानी जो यूज करते हैं वो गंगा नदी का करते हैं। अब यहीं पर आता है वार्षिक बाही जल, यानी एक साल में वार्षिक बाही जल
की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र प्रथम स्थान पर है। यानी एक वर्ष में जितना जल बाहर कर जाती है सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र नदी लेकर जाती है हमारे। इसके बाद देखेंगे हम जो पानी की व्यवस्था को यूज करते हैं, जैसे देखिए 78% पानी हम सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं, सिंचाई के लिए। फिर अगर हम बात करें तो 13% जल विद्युत के लिए, 13% जल विद्युत के लिए, जल विद्युत। अगर हम आगे बात करते हैं तो 6% घरेलू कार्य के लिए, घरेलू कार्य के लिए। अगर आगे बात करते हैं 3% उद्योग, 3% उद्योगों प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो भारत में जो जल की व्यवस्था इस तरह से 100% बुरी है कि जो हम यूज करते हैं। अब देखिए अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, मैदानी भागों की नदियां, मैदानी भागों की नदियां, मैदानी भागों की नदियां सिंचाई के लिए, जबकि मैदानी भागों की नदियां सिंचाई के लिए, जबकि पठारी भारत की नदियां, जबकि पठारी भारत की नदियां जल विद्युत उत्पादन में, जल विद्युत उत्पादन के लिए, प्रयोग होते हैं। अब आगे बात करते हैं, जैसे देखिए पंजाब और हरियाणा जैसे जो हरित क्रांति में सम्मिलित क्षेत्र हैं, तो आप लिखेंगे पंजाब, हरियाणा, जैसे हरित क्रांति के क्षेत्र ट्यूबवेल, पंप सेट का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, या कह सकते हैं भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रयोग के कारण मिट्टी में लवणीयता व क्षारीयता आ गई है।
आ गई है। क्योंकि देखिए जब ट्यूबवेल नहर या उनसे नीचे से पानी आता है तो उनके साथ महीन रेत के कण आते हैं। जब वो खेतों में जाते हैं तो जाने के बाद क्या होता है, पानी तो मिट्टी सूख लेती है लेकिन वो रेत वाले जो कण होते हैं वो ऊपर जम जाते हैं, जिससे मिट्टी में क्या जाती है, लवणीयता आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर धान और आपका जो है गन्ना, ये ऐसी चीज़ों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये इनके एंटी फसलें होती हैं। धान हुआ, बरसिंग हुआ, गन्ना हुआ, ये वाले जो क्षेत्र होते हैं। तो देखिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, जल राज्य सूची का, जल राज्य सूची का विषय है, जल राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जल किस सूची में आता है। अब देखिए दक्षिण भारत में, नए से लिखेंगे, दक्षिण भारत में जल ग्रहण गोदावरी नदी का है, गोदावरी नदी का है। फिर इसके बाद लिखेंगे भारत में सर्वाधिक नहरी क्षेत्र यूपी में मेरठ व आगरा में है, यूपी में मेरठ व आगरा में है। फिर लिखेंगे भारत में भूमिगत जल भारत में भूमिगत जल सर्वाधिक उत्तर भारत के मैदानों में पाया जाता है। ये सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में मिलता है। तो ये हमारा नॉर्मली बात है कि उत्तर में, दक्षिण में किस तरह से किन नदियों से हमारा पानी का प्रयोग होता है। ये हमारा छोटा सा पार्ट था, पहला पार्ट जो भारत में जल ग्रहण क्षेत्र, जिसमें कि हम बात करते हैं छोटे से चैप्टर के बारे में। इसके बाद हमारा पार्ट 2 चलेगा जिसमें सिंचाई हम ट्यूबवेल, पंपसेट, कुओं, तालाबों किसके द्वारा सिर्फ उसमें करेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपके लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। भारत में सिंचाई नहरों के द्वारा, ट्यूबवेलों के द्वारा, पंपसेट के द्वारा, इनके द्वारा की जाती है, ठीक है। और किस क्षेत्रों में की जाती है मैंने आपको बताया। हालांकि नदियों का ही रोल होता है सिंचाई में, लेकिन ये उत्तर भारत की जो नदियाँ ये पूरे साल चलती हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ ये वर्षा के जल पर निर्भर होती हैं। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो पूरे साल चलती हैं, बाकी नदियाँ कुछ सूख भी जाती हैं। तो दक्षिण भारत के जो लोग होते हैं वो तालाबों में पानी इकट्ठा कर लेते हैं, तालाबों से सिंचाई करते हैं। तो इसके बारे में हम कल पार्ट 2 में बताएंगे। पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।